भाई आपकी आपकी हैसियत क्या थी, चपरासी की हैसियत थी और आपका बंगला ही आपका करोड़ों में है। जजेस के ऊपर अगर करप्शन का मामला होता है या उसके खिलाफ कोई भी चार्ज होता है तो उसकी क्या प्रोसीडिंग है? कई वाकई ऐसे हुए हैं जी कि जहाँ पे समाज की उंगलियां हम लोगों की तरफ उठी हैं। क्या वकील के एफिशिएंट होने से उसके गिल्टी और इनोसेंट पे फर्क पड़ता है? कि जो अच्छे वकील हैं वो अपने बात को अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। उनकी अंग्रेजी बढ़िया होती है। हाई कोर्ट जज इज नॉट गाइडेड बाय दिस सर्कस और दिस गिमिक्स। अगर पैसा कमाना है तो वकालत में ही रहो, जजशिप ज्वाइन मत करो। हाँ, ये भी सही है, ये सही है। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम में हाई कोर्ट के जज को चुनना एक दामाद को चुनने की तरह। अब मान लीजिए दहेज का ही मामला है जी, तो अगर दहेज की पिटीशन आती है तो जाहिर है कि कागजों में लिखा होगा कि वो जाते ही वो आग लगाई गई, हत्या हुई या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, क्या हुआ। उसमें हो सकता है कई चीज़ें खामोश हों, लेकिन आधे 3-4 पन्नों में तो ये होगा ही मालूम है। क्या किसी ऑर्डर के बारे में क्रिटिसिज्म करना ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है? नहीं, ऑर्डर का देखिए, ऑर्डर का फेयर क्रिटिसिज्म करना और उसको अपनी राय जाहिर करना ये तो बहुत कॉमन है। क्योंकि जब फैसला होता है तो वकील साहबान आते हैं, कैंटीन में आते हैं या बाहर आते हैं, मुवक्किल बाहर आके कहीं बाद में कचहरी के आगे किसी ढाबे पे चाय पीते हैं, उधर करते हैं, तो होता है कि अरे साहब ये नहीं हुआ, वो फैसला ऐसा हुआ। ये दोनों पक्ष रहते हैं। वो तो जब हम लोग वकालत में थे तब भी हम लोग महसूस करते थे जी कि ये हुआ, ऐसे होता तो क्या था। और जहाँ तक ये उसके बाद जो आगे जो फर्दर कोर्स होता है, ये होता है आप अपील कर दीजिए, डिवीज़न बेंच में जाइए, सिंगल जज का अगर है। हाई कोर्ट का अगर डिवीज़न बेंच का तो आप सुप्रीम कोर्ट में आप SLP फाइल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई चीज़ छूटी तो आप रिव्यू कर सकते हैं। आप लोअर कोर्ट का है, रिवीजन कर सकते हैं। तो बहुत से प्रोविजंस हैं लॉ में जो आपके उसका जो फाइनलिटी ऑफ जजमेंट जो है वो अभी वहीं ख़त्म नहीं होता, आगे तक जाता है। और बाकी ये कचहरी में ये सब चलता है कि वो फैसला हुआ तो ये मालूम है कि एक पक्ष बुराई करेगा, जय जयकार करेगा, एक पक्ष हाहाकार करेगा, और ये होता है। जजेस के ऊपर अगर कोई मामला होता है, उसके खिलाफ कहीं करप्शन का मामला होता है या उसके खिलाफ कोई भी चार्ज होता है, उनके खिलाफ कोई आरोप लगता है, उसकी क्या प्रोसीडिंग? उसकी प्रोसीडिंग से ये सवाल बहुत पूछा जाता है और ये पूछना भी चाहिए, क्योंकि कई वाकई ऐसे हुए हैं जी कि जहाँ पे समाज की उंगलियां हम लोगों की तरफ उठी हैं। सही है। एक हमारे यहाँ डोमेस्टिक एक सिस्टम है, आपस में ही जिसको कमेटी या आपस में देख लेते हैं, देखिए ऐसा ऐसा है, ये है। एक इंक्वायरी जो उस लेवल पे होती है, डोमेस्टिक काइंड ऑफ, वो सुप्रीम कोर्ट से भी हो वो उस लेवल से होती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेवल पे होती है, और भी कुछ लोग उसमें बाहर से भी आ सकते हैं या है। एक तो ये उस लेवल पे हो गया, क्योंकि किसी जज के खिलाफ कोई चीज़ कुछ करना सीरियस है। और एक बात और भी है कि वो चीज़ अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी तो इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर एविडेंस एक्ट हो या जो और प्रोसीजर हैं, CRPC है, ये है, उसके हिसाब से उसको साबित करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जरिया भी होगी, ये होगा। तो ये सब बातें जो हैं, ये सब के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए एम्बैरेसिंग होगा, जजेस के लिए होगा, औरों के लिए होगा, समाज में भी उसका एक विश्वास है वो टूटेगा, वो भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, सिस्टम है, ये डोमेस्टिक भी है, उसका हमारे यहाँ इम्पीचमेंट का सिस्टम है। इम्पीचमेंट का लो आपने देखा ही है कितने इम्पीचमेंट के मोशन हैं। अब इम्पीचमेंट के मोशन का जो उसका कॉम्प्लेक्स तरीका है संविधान में जी कि इतने वोटों से गिर जाए, क्या हुआ, तो सब देखिए जो हमारा सिस्टम है वो चलता है, सदन में जाता है। हाँ, सदन में जाता है। सदन में देखिए वो तो सब उसकी प्रक्रिया है कि वो जो है मेजोरिटी से लागू होता है या गिर जाता है, क्या है। तो लेकिन इस सब के बियॉन्ड यही अपेक्षा की जाती है कि जो भी कार्य हो गए ईमानदारी से, सदाशयता से हो, इंसाफ हो, और इसके अलावा कुछ इसमें प्रदूषण ना हो, उसमें दूषित ना हो, धारा की धारा दूषित ना हो। ऐसा कहा जाता है कि जितनी पावर एक जज के पास होती है, जहां वो जज है वहीं उनकी कोर्ट है। वो बहुत एनलार्ज कर दिया गया है, उसको बहुत स्ट्रेच कर दिया है। ऐसा नहीं, वो देखिए एक जस्टिस की उपाधि खुद ही उसको इतने पावर दी गई, लेकिन
उस पावर का बेजा इस्तेमाल या उसको अपने हित में इस्तेमाल करना वो भी अनुचित नहीं, क्या सर ये भी है कि जब साहब आ रहे थे वो ट्रेन से उतरे तो उन्होंने स्टेशन पर ही अपनी कोर्ट लगा दी? ये है हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको, मद्रास के चीफ जस्टिस, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंगलोर जा रहे थे। बड़ी पॉपुलर गाड़ी है, अपने लखनऊ दिल्ली मेल की तरह बेंगलोर मद्रास मेल, पुरानी गाड़ी है। चीफ जस्टिस साहब फर्स्ट क्लास अपने कूपे में थे, नाम याद नहीं आ रहा है, मद्रास में चीफ जस्टिस थे। एक कोई ICS अफसर थे। रास्ते में स्टेशन आता है कोलार, यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं। तो कोलार के स्टेशन पर तो पहले तो उन्होंने मद्रास से लेकर कोलार तक उनसे चीफ जस्टिस से उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई दुआ सलाम नहीं किया, कोई प्रेजेंट्रीज भी नहीं है आपस में एक्सचेंज हुई। बाद में वो कोलार में आके उनको कोई वो ढूंढना था, कुल ही नहीं मिल रहा था, सामान उन ज़माने में ज़्यादा होता था। वो ICS अफसर थे। तो उसके बाद ये जस्टिस रंगास्वामी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो उठे, उन्होंने उठा के उनका सूटकेस और होल्ड ऑन में उनको उतारने में मदद की। तो उन्होंने पूछा कि सर आप, बोले मैं मदद यहीं हाई कोर्ट में हूँ, मेरा नाम ये है। तो एकदम चौंके, उनको पसीना आ गया, बोले कि तो चीफ जस्टिस मद्रास चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट है जी। और मेरा सूटकेस और होल्ड ऑन उन्होंने उतरवाया। और मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि मेरे जो यात्री मेरा कौन और क्या है। तो ऐसे भी जज हैं कि वो भी दृष्टांत हैं। उन्होंने कोई कोर्ट नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, मतलब कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। जी, कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स इज अलाउड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट। बहुत अच्छा सवाल बोले। लेकिन सर हम लोग को पढ़ाया तो जाता नहीं। आई डोंट नो, ही डजंट नो। अगर हम लोग को पता ही नहीं है तो कैसे ना इग्नोर होगा वो। पहले तो बताते हैं कि रिक्शों पे जाते थे और चौराहों पे बताया जाता था कि ये है कानून, अब तो वो भी नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि कलेक्टरगंज कानपुर के बस अड्डे पे एक 2 पैसे किताब मिलती है कहने की कि कानून जानिए। और हमारे यहाँ भी हम लोग जब वो कचहरी में थे, चाहे इटावा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, तो ये कहानी की किताब वो बेचता था कि कानून जानिए। मैं बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, सन 70 और 71 उस जमाने में मैंने वकालत शुरू की। तो मैं सोचता था कि हम लोगों को 2-3 साल के, इतने साल के बाद वकालत की डिग्री मिली है और ये कहानी में कानून जानिए। ठीक बात है। आजकल के ज़माने में सभी लोग बहुत जागरूक और जागृत हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। एक आने वाली किताब का भी युग अब ख़त्म हो गया है। किसी भी समाज में, किसी भी देश, कोई भी समाज हो, वहाँ पे अश्लीलता, किसी से दुर्व्यवहार, गाली देना या कोई सरकारी संपत्ति को नष्ट करना या कोई ऐसा कार्य करना जिससे दूसरे को कष्ट हो, ये तो किसी भी समाज में अनैतिक और असंवैधानिक में कुछ तो फर्क होगा सर। अनैतिक और असंवैधानिक में फर्क है। नैतिक, देखिए नैतिक में भी बहुत सी चीजें हैं जो किसी पश्चिमी समाज में कुछ चीजें नैतिक हो सकती हैं। क्योंकि एक सार्वजनिक स्थान पर प्रेम प्रकट करना पश्चिम के समाज में जायज है। आप लंदन की किसी ट्यूब ट्रेन में आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रेम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप भारत में नहीं कर सकते, समाज में नहीं कर सकते हैं, अरब समाज में तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये तो देखिए सामाजिक जो आपके जो मर्यादाएं हैं, नॉर्म्स हैं, वो हैं, उनको तो आप जहाँ होते तो आपको उसको पालन करना उसका। लेकिन सर क्या इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, करिकुलम में, सिलेबस में ऐड करना चाहिए, इसके बारे में? परिवार से आता है। परिवार में ही बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उसको तालीम दी जाती है, उसको शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है लड़कियों के प्रति व्यवहार है, महिलाओं के प्रति व्यवहार है, ये तो घर से ही मनुष्य सीखता है। तो उसमें कोई कोचिंग की जरूरत तो उसमें नहीं है। लेकिन अपने हमारे मर्यादा, ये तो हमारी मर्यादा है। नहीं बिल्कुल, मर्यादित आचरण, मर्यादित व्यवहार तो हमें करना ही है। लेकिन सर अपनी सेफगार्ड के लिए भी कि 5 बजे के बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, या जो भी है कि अगर किसी लेडी को अरेस्ट करना है जी, कुछ भी है ऐसा, तो अगर हम अवेयर होंगे, हमें जानकारी होगी, तो हम उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने लिए। क्या इसको पढ़ाया जाना नहीं चाहिए? काफ़ी चीज़ें, देखिए ये ध्यान रखिए कि जो समाज में 95-98% तो वो हैं जो शरीफ लोग हैं। तो शरीफ लोग के किसी के यहाँ कोई पुलिस या कोई दबिश क्यों देगा, उसको यूं देखिए। तो डर तो उनको होता है जो उस 2 या 4% में आते हैं, उनके लिए परेशानी है। एक आदमी अगर दिल्ली की भीड़ भरी बस में, मेट्रो में यात्रा कर रहा है
तो उसको मालूम है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, क्या है। लेकिन जिसको जेब काटना है, जिसको चेन खींचनी है, मोबाइल खींचना है, उसका व्यवहार तो अनुचित या अपेक्षित रहेगा। वो चाहे मंदिर की लाइन में खड़ा हो, चाहे राशन की लाइन में या ट्रेन में हो, चूँकि वहाँ तो एलिमेंट ऑफ क्रिमिनलिटी उसके दिमाग में है, नियत में है। नियत से कहते हैं, नियत खराब है। इसीलिए सर मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था और हमारे एक्स डीजीपी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जेलों में बहुत इनोसेंट्स भरे पड़े हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, या न्याय में देरी हो रही है, या बेल कराने वाला ही कोई नहीं है, या सही तरीके से उनका केस प्रस्तुत नहीं हुआ है, और एक बड़ी भारी भीड़ है जेल में भीड़ है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, क्रिमिनलिटी बहुत बढ़ रही है, तो जेलों में भीड़ है। और पुलिस सिस्टम की, प्रशासन की मजबूरी है कि उनको जेल में तो उनको डालना होगा, और जब बेल होगी तो उसके बाद छोड़ना होगा। और जेल तो पुराने ज़माने की, नई जेलें बनी नहीं। जो पुरानी जेलें थीं अंडमान, मैं तो साहब उस विचार का हूँ कि हम लोगों को 1-2 जेल अंडमान की तरह की और बनानी चाहिए। लक्षद्वीप में भी कहीं बनानी चाहिए, और अंडमान के किसी आइलैंड पे बनानी चाहिए। क्योंकि जो जिस तरह के क्रिमिनल आजकल हो रहे हैं, जो क्राइम को आप देखिए कि जो किसी के घर में घुस के या सरेआम, जिस तरह से जो नेचर ऑफ क्राइम है, जो जिस तरह के उनका जो माफिया हैं या और लोग हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही ज़रूरत है कि उनको अंडमान जेल या जो सलवर जेल, इस तरह की जेलों की देश में और ज़रूरत है। बड़ी जेलों की ज़रूरत है। हालांकि आपको मेरी बात बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन देखिए ना, आबादी कितनी बढ़ गई है। लखनऊ की आबादी कितनी बढ़ गई है, तो उसी हिसाब से कितना ज़्यादा क्राइम हो गया। थाने बढ़ गए हैं, हर थाने से आपके क्राइम होगा, ज़िलों में भी होगा, ये होगा। तो चूंकि क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ गई है, कोर्ट्स बढ़ी हैं, तो जेलों में भी आबादी बढ़ जाती है। अच्छा, जहाँ तक ये कहना मैं इनोसेंट हूँ, ये मुझे तो आज तक कोई, जब मैं क्रिमिनल की वकालत करता था तो मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो कोर्ट में कहे कि मैं तो साहब मैंने ये अपराध नहीं किया है, मैं जो पार्टीबंदी और रंजिश से फंसा दिया। ये सीधा जवाब होता है, पार्टीबंदी रंजिश से फंसा दिया है, ये हुआ वो हुआ। अब चूंकि अब वो खून आलूदा कपड़े भी आते हैं कोर्ट में जी, कोर्ट में आते हैं, तब भी जो कनेक्ट उसको करते हैं जी, तब भी बहस यही रहती है कि साहब ये तो सब पार्टीबंदी रंजिश है, किसी ने कर दिया होगा, क्या है। एक बात मैं और कहूँ आपसे जो आपको बड़ी अजीब लगेगी जी, वो ये है कि हम लोग भी अपने कर्तव्य भूल गए हैं जी। पहले जब हम लोग छोटे थे ये थे, तो कोई आदमी बाजार में किसी महिला लड़की से अभद्र व्यवहार करता था तो लोग उसको फौरन जूते उतार के, अपने जूते उतार, चप्पल उतार के उसको जलील करते थे। ठीक बात। उसको किसी भी क्राइम करने पीटते थे। किसी के अगर कोई चेन या कोई चीज़ लेके भाग रहा है तो लोग दौड़ाते थे, पकड़ते थे, और जन न्याय, अल्लाह जैसे कहते हैं, जन न्याय भी कर देते थे। बाद में पुलिस की सपोर्ट करते थे। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब अपना कैमरा निकाल के वीडियोग्राफी करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस कहीं से हनुमान जी की तरह आ जाएगी और वो हनुमान जी उसको पकड़ भी लेंगे, क्रिमिनल को, गवाह भी इकट्ठी कर देंगे। तीसरी बात है, कोई गवाही देना नहीं जाता है। वही लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनसे कहा जाए आइए कोर्ट में ज़रा सा कुछ गवाही यही दे दीजिए कि साहब इसने ऐसा किया था, भाग रहा था, कोई नहीं आता है। लिहाजा गवाही के लिए भी जो आईओ है, जो वो हैं, उनको भी किसी रिश्तेदार, किसी को पकड़ के लाना पड़ता है कि मैं वहाँ बाजार में हूँ। तो क्या समाज का ये दायित्व नहीं है कि वो इस क्राइम को, इसको देखे, क्या करे? ठीक बात। या पुलिस से, हमारी पंडित शुक्ला के जो राग दरबारी में एक जगह आता है कि और 15 मील दूर बैठी हुई पुलिस थाने में जो 10 सिपाही हैं, उनसे उम्मीद की जाए वो हनुमान जी की तरह आकर सीन ऑफ क्राइम पे आके वो कार्य करें, हरकत करें, गवाह इकट्ठी करें, मुलजिम को पकड़ें, ये करें, वो करें। क्या समाज है? बात। ये पंडित शुक्ला आज बहुत रेलेवेंट है, राग दरबारी में कह चुके हैं। वो तो आज तो और भी हालत खराब है। अब तो वीडियो बना रहे हैं, अब तो बजाय मदद करने के तो वही है कि किनारे के तमाशाई हैं, अफसोस तो करते हैं मगर इमदाद नहीं करते। जी जी। ये तमाशा है आजकल। कि किसी भी केस में, सर थोड़ी गहराई में समझना चाहूंगा इस बात को, कि किसी भी केस में कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आईओ, क्या वो उस केस का मैनिपुलेशन करने में सक्षम होता है?
और मतलब बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपसे पूछना चाहूंगा, कई बार आईओ से सेटिंग हो जाती है लोगों की, वो उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितना बल है? देखिए, मुकदमे के रिकॉर्ड, हालात, सर्कमस्टेंसेस सब बता देते हैं। टेल स्टोरी बता ना, टेलिंग फैक्ट्स हैं, सब आ जाते हैं। क्या हुआ है, आईओ का क्या गलती की है, क्या हुआ है, कैसे है, या कई चीज़ें हैं जो खुद ब खुद कहते हैं स्पीकिंग ट्रुथ, तो वो खुद ही बोलते हैं, सबूत खुद बोलते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। हाँ, कहावत है। तो वही बात आती है कि हम लोग तो देखिए हाईकोर्ट में तो अपीलेट स्टेज पे आता है केस, ट्रायल हो चुका होता है, ये सब चीज़ें हो चुकी है। हमारे नीचे के अदालतें गौर कर चुकी होती है। हम लोगों को तो बस उसी में देखना पड़ता है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज ने तो कोई गलती नहीं की। ठीक बात है हम लोग तो कंजर्वेटिव स्कूल के थे, जी। तो हम लोगों के लिए तो कुछ भी क्राइम जो है जी। अक्षम्य था, ठीक बात। तो हुआ करता था। सर, ज्यादातर लोग उस कुर्सी की इस तरफ होते हैं जिसपे आप बैठते हैं। जी हाँ। आपकी उस कुर्सी से क्या दिखाई देता है सर? न्याय क्या है, सच क्या है? क्या वो है जो साबित किया जा सकता है या कुछ और? ये बहुत अच्छा सवाल किया। वैसे आपको बताऊं कि एक जज बहुत ऊंचाई से सब चीज़ों को देखता है, जी। और दोनों पक्षों का जो केस है, तो कई बार उस ड्रामे को जो उस ड्रामे के तौर पर सामने आता है, तो लगता है कि इन्होंने इस केस में इस पक्ष ने ये कहा होगा, दूसरे ने इसका ये जवाब दिया होगा। कुछ तो ऐसे स्टीरियोटाइप मामले होते हैं। अब मान लीजिए दहेज का ही मामला है, जी। तो अगर दहेज की पिटीशन आती है तो जाहिर है कि कागजों में लिखा होगा कि वो जाते ही वो आग लगाई गई, हत्या हुई, या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, क्या हुआ। उसमें हो सकता है कई चीज़ें खामोश हों, लेकिन आधे 3-4 पन्नों में तो ये होगा, ये मालूम है। डिफेंस ये होगा, मालूम है। कंपनी लॉ में, टैक्स लॉ में भी ये मालूम है कि भाई टैक्स इवेजन का केस है, रेड का केस है, तो मालूम है कि जो एयरिंग पार्टी है वो उन्होंने ये प्ली ली लगाई होंगी, होंगी। असेसमेंट अफसर ने ये किया होगा, अपीलेट ट्राइब्यूनल में ये किया होगा। ये एक्सपीरियंस से आता है। हम लोगों का दिमाग जब टैक्स बेंच में होते हैं तो काफ़ी चीज़ों में ये देखते हैं कि भाई जिसके यहाँ रेड भी अगर हुई है, कुछ हुआ है, तो उसका कितना बड़ा परिवार है, कितने सालों से उसके यहाँ बिजनेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना उसने अर्न किया होगा, कितना जमा किया होगा, कितना उसके यहाँ सोना होगा, कितनी लड़कियों की शादी हुई होगी, कितनी बहुएं आई होंगी। तो उसको देखते हुए अब आप पूछेंगे कि ये तो कहीं किताब में तो नहीं आया, फाइल में तो नहीं आएगा, ना इनकम टैक्स की रेड में पेपर में आएगा, ना इसमें आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो दुनिया का जो एक्सपीरियंस है, जीवन का अनुभव है, वो ये बताता है कि आपने ये भी हो सकता है, उतने को माइनस करके आप उसके ऊपर उसको रीअसेसमेंट किया जा सकता है। एक मैंने आपको रेड, इनकम टैक्स, ईडी के जो आजकल बहुत पढ़ते हैं, तो कई बार बिल्कुल लगता है कि आप भाई आपकी हैसियत क्या थी, चपरासी की हैसियत थी, और आपका बंगला ही आपका करोड़ों में है, ये है आपके खर्चे, आपका ये, तो ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, तो ज़ाहिरा लगता है। वहाँ पे हमारा जो है जीवन का अनुभव और वो चीज़ें काम आती हैं। ये लेकिन सर, कोई भी आदमी इनोसेंट है कि गिल्टी, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसका वकील कितना एफिशिएंट है। और एफिशिएंट का मतलब मैं उसके बोलने के तरीके को, उसकी प्रैक्टिस को, उसके कनेक्शंस को, जज से कितने अच्छे संबंध हैं उसके, वो जज को कैसे समझता है, सारी चीजें मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। क्या वकील के एफिशिएंट होने से उसके गिल्टी और इनोसेंट पे फर्क पड़ता है? देखिए, कई बार ये ज़रूर है कि ये होता है कि ठीक है, जो अच्छे वकील हैं वो अपने बात को अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं। उनकी अंग्रेजी बढ़िया होती है, उनकी तहजीब और तमीज़ एक जो गांव के एक रूरल या रस्टिक जो आदमी लाता है वो उस तरह नहीं होती है। लेकिन जिसको तो न्याय की खोज करनी है, जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल लोन है, तो एग्रीकल्चरल लोन में जब कोई ट्रैक्टर या ज़मीन किसी की कुर्क की जाती है किसान की, तो वहाँ पे कोई बहुत महंगे वकील से सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। जज तो ये देखता है कि जो ज़मीन जिसके ऊपर इस किसान ने ट्रैक्टर का लोन लिया है या किया, जो भी किया है, फसल का नुकसान हुआ, पेमेंट नहीं कर पाया, तो कोशिश की जाती है कि वहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन
अप्लाई करके उसको किस्तों में पेमेंट करने का उसको मौका दिया जाता है, ये किया जाता है। और कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही फ्लावरी बहस आ रही है, बहुत अच्छी अच्छी जुमले आ रहे हैं जिसको खुश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन नेट रिजल्ट बाद में वही हो रहा है जो कि फैसले में आता है। जी जी और ये उम्मीद भी की जाती है कि इन सब चीज़ों से हाई कोर्ट जज इज नॉट गाइडेड बाय दिस सर्कस और दिस गिमिक्स। जी यस दैट्स गुड, टू बी वेरी गुड टू इन द कोर्ट। जी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उससे जजमेंट भी फर्क नहीं पड़े। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस पे, न्याय पे फर्क नहीं पड़ता है, ना पड़ना चाहिए। लेकिन सर फिर से बात कहना चाहूंगा, क्या कई बार आपको ये लगता है कि जो एविडेंस है, जिस तरीके से केस प्रस्तुत किया गया है, उसके हिसाब से तो सामने वाला जो है वो गिल्टी पाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से महसूस हो रहा होता है उस एविडेंस के अगेंस्ट में कि ये बात सही नहीं है, लेकिन चूंकि एविडेंसेस ऐसे हैं, केस ऐसा बनाया गया है और आपको बाय रूल चलना है, बाय लॉ चलना है, तो आपको डिसीजन यही देना पड़ेगा। क्या ये द्वंद्व भी कभी आप लोग के दिल और दिमाग में होता है? द्वंद्व देखिए होता है। देखिए फैक्ट्स जब पेश होते हैं, गवाही पेश होती है और चीज़ें जब, चूंकि हाईकोर्ट में देखिए अपील स्टेज में आता है, वो पहले से ही सब हो चुका होता है, मजिस्ट्रेट क्या हो चुका होता है या सेशंस कोर्ट में हो चुका होता है। हम लोग को ये देखना है जो सेशंस कोर्ट में जो एविडेंस, किस एविडेंस पे क्या है, देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ एविडेंस और नॉट, जी जी whether the evidence was sufficient or not. There has to be evidence. राइट Sufficiency and quantum is not to be seen, and it should connect with the crime or accusation or delinquency जो हम लोग कहते हैं जी। तो वो तो निर्णय लेना तो आपके जो ट्रेनिंग है या आपके जो मानसिक स्थिति है, जी जी क्योंकि आप में और एक आम वकील में और जज में फर्क है। जी जी क्योंकि जो लोग एलिवेट होके आते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा अनुभव होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो रहे हों, चाहे बार में रहे हों, तो वो चीज़ें आ जाती है, वही देख के एलिवेशन होता है जी तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि अब बाकी देखिए इंसाफ है, कहाँ क्या हुआ, कुछ चीज़ें हैं जो वो ईश्वर के हाथ में हैं, जहाँ पे हमारा बस नहीं है वो ईश्वरी न्याय है। वो कभी कभी ऐसा लगता है ईश्वरी न्याय होता है, कई बार तो कई मामलों में हम लोग वो ऑर्डर कर जाते हैं जो शायद नहीं करते, लेकिन दिमाग घूम जाता है, अगले दिन कुछ और निर्णय लेते हैं। सर फिल्मों में कई बार हम लोग ये शब्द सुनते हैं, जुमला सुनते हैं, कंटेंट ऑफ कोर्ट। आखिर ये है क्या, और क्या किसी ऑर्डर के बारे में क्रिटिसिज्म करना ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है? जो प्रोसेस है जिसके जरिए जजेस अपॉइंट होते हैं, सर कोलेजियम बोलते हैं उसे, कोलेजियम कहते हैं, वो कितनी पारदर्शी है और उसके ऊपर बहुत प्रश्न उठते हैं सर, तो उसके बारे में आजकल बहुत उठ रहे हैं। जी 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 उसके बारे में थोड़ा सा आप मतलब क्या विचार हैं आपके? देखिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो, मान लीजिए अगर आप हाई कोर्ट के लिए बात करते हैं तो कि हाई कोर्ट में दो रास्तों से जजेस आते हैं। जी पहला जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके लिए उनका कोटा है या उनके लिए सर्टेन जो है सीट्स हैं, जी वो लोग हैं जिन्होंने सिविल जज से शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके सेशन जज, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर कवाल टाउन्स के डिस्ट्रिक्ट जज सीनियरिटी में आए। जी उनमें सीनियरिटी सब्जेक्ट टू का रिजेक्शन ऑफ अनफिट या मेरिट को सब देखते हुए वो आते हैं। जी जी तो वो रूटीन में अपने वो करीब 30-35% वो आ जाते हैं। अब दूसरा सवाल है कि बाहर से लोग आते हैं। जी अब बाहर से आने में ज़रूर होता है कि बाहर में ए आए, बी आए, जी या भाई भतीजावाद आ गया, या ये सीधी बात है, ये आ गए, वो हुए, ऐसा हुआ, ये प्रश्न उठते हैं। जी और होता क्या है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बाहर में आपस की, जैसे कहते हैं ना, जो एलिमेंट ऑफ जेलसी होता है, जी कुछ एलिमेंट वो होता है, वो भी रहता है। दोनों तरफ की बात है, दोनों तरफ की दोनों बात। तरफ की बात है। अब एक चैम्बर में मान लीजिए 4 जूनियर्स हैं, जी एक जूनियर एलिवेट हो गया या 2 हो गए, तो और जूनियर नेचुरली सोचेंगे, जो 6-7 जूनियर सोचेंगे भाई मैं किस लायक, मैं नहीं हुआ, नहीं वो तो ये था, मतलब he will give some reasons and that will be a talk of the बार या कैंटीन। बेसिस क्या होते हैं सर? बेसिस देखिए ये है, देखिए कॉलेजियन सिस्टम में हाई कोर्ट के जज को चुनना एक दामाद को चुनने की तरह है। मैं आपसे अगर अपने शब्दों में कहूँ, जी जी जैसे आप
इससे कोई अपनी बेटी के लिए दामाद चुनने जाता है, जी। माफ कीजिएगा बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, जी जी तो ये कहा जाता है कि कोई जब हाईकोर्ट का कॉलेजियन सिस्टम जो है, तो इस इंस्टीट्यूशन या उसके लिए किसी को दामाद चुनना है, तो दामाद में जो खास बात होनी चाहिए, खानदानी हो, चरित्र अच्छा हो, ठीक बात। इंटेग्रिटी उसकी अच्छी हो, कामकाज भी उसको आता हो, वो इस परिवार में घुल मिल जाएगा, उस परिवार में बैठने में उपयुक्त होगा। ठीक बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब आप किसी जिले से किसी अच्छे वकील साहब को ले आइए, अच्छी बहस करते हैं, अच्छा ज्ञान है, आए हमारे यहाँ, वो भी आए हैं, ऐसा ही नहीं है। हमारे यहाँ कई दृष्टांत हैं जो कि जिलों से भी आए हैं और हाईकोर्ट के जज बहुत अच्छे जज साबित हुए। जैसे हमारे जस्टिस प्रेम शंकर गुप्ता हैं, डीजी सी इटावा थे, जस्टिस NN मित्तल थे, वो मेरठ में डीजी से थे। मेरा सौभाग्य एक मैंने दोनों के साथ काम किया अपने जूनियर डेज में। जस्टिस NN मित्तल साहब के साहबजादे इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुशोभित हैं, और चीफ जस्टिस भी रहे JNK के जस्टिस पंकज मित्तल। तो गुणग्राह्यता जो है वो तो कहीं भी हीरा चमकता है, जहाँ होता है उसको हीरो को ले लिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको एक दामाद वाली जो आपको बताई, ये थ्योरी है, कई बार हम लोग मजाक में कहते हैं ये तो इस तरह से है, और ये हमारे यहाँ कई सीनियर जजेस और पुराने लोग जिन्होंने अपॉइंट किए। दूसरा सिस्टम क्या है जी कि कॉलेजियन सिस्टम में भी कुछ उनके तौर तरीके होते हैं। एक हाई कोर्ट में हमारे बड़े भाई की तरह हैं, वो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हुए, उनको 16 जज अपॉइंट करने थे, 16 या 7-8 करने थे। तो उन्होंने, मैं बता रहा हूँ कॉलेजियम कैसे, तो उन्होंने क्या किया कि सारे बार में जो कई मौजूद लोगों को बुलाया, उनको कॉफ़ी पिलाई, उनसे कहा आप लोग 4 नाम दे दीजिए, जी आप जो 4 नाम जो आप सही में आते दीजिए। 4 नाम आ गए, औरों के आ गए। फिर उन्होंने अपने ब्रदर जजेस से पूछा कि ब्रदर आप कोई 4 नाम दे दीजिए, उन्होंने भी दे दिए। तो अब वो जो नाम आए उनमें जो कॉमन नाम थे उन्होंने फौरन टिक किया, उन्होंने कहा ये अच्छा है, बार भी इसको कह रही है जज बनाइए, एक बात है। और मेरे ब्रदर जो हमारे कलीग्स भी कह रहे हैं जज बनाइए। तो बताइए डिसीजन मेकिंग में बार भी हो गई, डिसीजन मेकिंग में ब्रदर जजेस भी हो गए, और वो प्रिंसिपल भी अप्लाई हो गया कि इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, नॉलेज, एक्सपीरियंस, तो आखिर ट्रेड्स को भी देखा गया। वो भी देखा गया। सही बात है। फिर उन्होंने सीनियर लॉयर्स को भी बुलाया कि आप तो बुजुर्ग हैं, आप तो यहाँ 50 साल से वकालत कर रहे हैं, 40 साल से, आप बताइए कि ये ऊपर न्यायमूर्ति की कुर्सी पे बैठे हुए सुशोभित होंगे या उपयुक्त होंगे? तो उन्होंने फ्रेंकली कहा कि ये है, इनको आप ये छूट गया, आप इसको विचार कर सकते हैं। जी तो अब देखिए इन्होंने पूरा मंथन करके उन्होंने जो लिस्ट जारी की, तो एक बहुत ही प्रमुख अखबार है दक्षिण भारत का, जी उसने उनको पहले पेज पर सलाम लिखा। अच्छा उन्होंने कहा हाँ, एट ग्रैंड दिस माय लॉर्ड चीफ जस्टिस meticulously selected candidates for this one of the oldest high courts of the country। तो ये उन्होंने उनको सलाम भी इसने किया। अब आप सोचिए कॉलेजियन सिस्टम में क्या बुराई है। अब हम चलते हैं वहाँ कि आप उसके लिए एग्जाम करा दीजिए। जी यस, 2 स्टेज पे इम्तहान होते हैं। बहुत ही मैं आपको जो बात बता रहा हूँ जिसको लोग भूल जाते हैं। भाई आपका कोई यंग मैन है, वो जज होना चाहता है, आप अपने पढ़ाई करिए, लॉ करिए, लॉ अच्छे नंबरों से पास करिए, उसके बाद आप सिविल जज का इम्तहान दीजिए, जुडिशल सर्विस का इम्तहान दीजिए। अगर आप जल्दी आ जाएंगे 21-22 को तो आप हाई कोर्ट जज हो ही जाएंगे आप। अच्छा तब भी नहीं, 10 साल वकालत करिए, आप हाई कोर्ट करिए, जिले में करिए, 10 साल के बाद एक मौका और आएगा, HGS का इम्तहान, हाई जुडिशल सर्विस। अच्छा HGS का मैं एग्जामिनर भी रहा हूँ, मैंने बहुत कॉपियाँ जांची हैं। तो HGS का जो इम्तहान देते हैं वो लोग होते हैं जो जिलों में 10-10 साल की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, अच्छी वकालत होती है, उनका एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम हाई कोर्ट लेता है। HGS में आने के बाद हम लोग उनको डायरेक्ट एडिशनल जस्टिस जज अपॉइंट करते हैं। एडिशनल जस्टिस जज से डायरेक्ट जस्टिस जज होगा, इससे जैसे हाई कोर्ट आएगा। तो HGS के ज़्यादातर जो लोग आ जाते हैं वो हाई कोर्ट जज हो सकते हैं। जी का बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं आ पाते हैं। तो अब देखिए 2 मौके तो ये हुए जिसमें सर्वसाधारण को मौका है, जिसमें रिजर्वेशन का भी प्रोविज़न है, जिसमें और भी चीज़ें हैं
कि साहब रिजर्वेशन नहीं है और वो ऐसा हो गया। जी नहीं, उस मौके पर आप अपना रिजर्वेशन की थ्योरी लगाइए, ओबीसी एससी ये वो सब चीज़ों को करके उसके बाद आप फिल्टर होने के बाद आप सर्विस में आएंगे। एचजीएस में भी आपको मौका है, दूसरी बार मौका आपको मिलता है। अब उसके बाद जब जब हाई कोर्ट के जज के लिए डायरेक्ट, ठीक है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, आईएएस की तरह ही होना चाहिए। पहले था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। पहले ब्रिटिश टाइम में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस थी, तो इंडियन सिविल सर्विस में एक ब्यूरोक्रेट भी हो सकता था और वो जज भी हो सकता था। एक आईसीएस अफसर के कई रूप होते थे। मिस्टर केपीएस मेनन का मैं नाम उल्लेख करूंगा, जो कि आईसीएस में आने के बाद हैदराबाद निज़ाम में रेजिडेंट हुए, जो कि पेशावर में जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, पेशावर में हुए। कुछ दिनों बाद वो पेशावर के डिस्ट्रिक्ट जज भी हो गए। उनका नाम है श्री केपीएस मेनन। फिर उनको जो है फोर्ट सैंडमैन में, जो आज केपी के है जहाँ बलूचिस्तान, वो एजेंसी था, उस एजेंसी में उनको वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट बना दिया गया। फिर आगे चलते हैं, केपीएस मेनन आईसीएस अफसर हैं। देखिए वो कितने रूपों में आ गए। वो हैदराबाद में रेजिडेंट भी होते हैं, यानी कि एम्बेसडर, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं पेशावर के। वो वहाँ कलेक्टर भी रहते हैं। वो वहाँ पे एक तरह का रेजिडेंट कभी, यानी एम्बेसडर या कहते हैं राजदूत का भी कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिस्टर केपीएस मेनन को नियुक्त किया गया ब्रिटिश एजेंट जनरल इन चाइना। ओके, देखिए चाइना लड़ाई में था, आपको मालूम है, इतिहास पढ़ा है आपने कि जापान ने पूरे चाइना पे, आधे चाइना पे कब्जा कर लिया था। शंघाई बीजिंग सब कब्जे में आ गए थे। होंगचाओ या कोई चिन्मिंग कोई जगह थी, वहाँ से कैपिटल चलती थी, तो ये वहाँ से सरकार चलती थी। अब केपीएस मेनन साहब को वहाँ पर, तब उन दिनों राजदूत को या हाई कमिश्नर को, तो चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी अपने यहाँ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट जनरल, राजदूत एम्बेसडर के लिए वर्ड होता था एजेंट जनरल ऑफ इंडिया, तो चाइना में एजेंट जनरल हुए। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा हाल अपनी किताब में लिखा है। किताब जरूर पढ़िएगा आप, द मैनी वर्ल्ड्स बाय केपीएस मेनन, द मैनी वर्ल्ड्स। जी, मैनी वर्ल्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। अब कैसे उन्होंने वो काम संभाला। फिर आते हैं, फिर कैबिनेट सेक्रेटरीट में आते हैं, जहाँ पे अपने यूपी के सर गिरिजा शंकर वाजपेयी साहब, तुलुई के रहने वाले गांव के, वो सर गिरिजा शंकर वाजपेयी साहब कैबिनेट सेक्रेटरी। उनके बाद नेक्स्ट केपीएस मेनन आते हैं। फिर कैसे कैसे वो रशिया में एम्बेसडर होते हैं। तो अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति कितने रूपों में आ रहा है और हर रोल को सफल कर रहा है। पेशावर के भी जिससे, और वो सीलोन में भी गए वर्कर्स के अफेयर देखने के लिए। तो हमारे यहाँ हाईकोर्ट में भी पहले भी था, मिस्टर देसाई थे। मिस्टर देसाई हमारे इटावा में बताते हैं पुराने लोग कि वो कलेक्टर थे, साइकिल पे चलते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर थे, वो साइकिल पे चलते थे और की कमी थी पेट्रोल की। फिर वही मिस्टर देसाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, जस्टिस देसाई। आज भी उनकी फोटो लगी हुई। तो आपको वो प्रोसेस सही लगता था सर? तो देखिए, जी, तो देखिए, तो ऑल इंडिया सर्विस अगर थी तो लेकिन आदमी भी कितने काबिल लोग थे, उनकी योग्यता, उनकी नॉलेज, वो हर काम बखूबी कर सकते थे। आज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या वो आईसीएस के बराबर या उसके बराबर हो सकती है? उनका कोर्स देख लीजिए, आईसीएस का कोर्स क्या था, आईसीएस की कैसे एंट्री होती थी, कैसे उनकी ट्रेनिंग होती थी, लंदन होती थी, बाद में ये फोर्ट विलियम या मसूरी में होने लगी। तो इन सारे फैक्टर्स को हमको देखना होगा, और तब हम एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस और उससे डायरेक्ट मालूम ऑनरेबल जस्टिस सचिन सच हो गए या कहीं डिस्ट्रिक्ट जज हुए फिर आए, तो वो इतना जल्दी, इतनी क्विकली नहीं हो सकता है। मैंने आपको जो कुछ दृष्टांत बताए, एक और दृष्टांत आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूंगा। नहीं, अरे प्लीज सर। आईसीएस के एक मेंबर थे, वो तृष्णापल्ली में डिस्चार्ज हुए। जी, नहीं, वो तृष्णापल्ली में शायद कलेक्टर तृष्णापल्ली हुए पहले। जी, वो क्या हुआ कि वो रेलवे का जब इंजन, पीछे रेलवे लाइन थी, जब ट्रेन का इंजन जाता था जी, तो उनकी बीवी को तकलीफ होती थी। वो जो है अपने कुछ पत्थर रखती थी और ट्रेन के इंजन ड्राइवर के ऊपर जब सीटी बजाता था, वो रात को पत्थर फेंकी थी। लेकिन जज साहब, सॉरी कलेक्टर साहब भी एक दिन गुस्से में आए,
उस पर पत्थर अत्थर उन्होंने फेंके, कृष्णापल्ली एक जिला है हुआ। लेटर ऑन वो मद्रास हाई कोर्ट में जज हो गए। मद्रास का नाम एकदम क्लिक नहीं कर रहा है नाम, जी मद्रास हाई कोर्ट में जज हो गए। वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सन 42 का आंदोलन। तो सन 42 के आंदोलन में जज साहब अपने, तो देखिए वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है कृष्णापल्ली में, उसके बाद कहीं राइट्स होते हैं वहाँ भी बहुत सख्त एक्शन लेते हैं जी। उसी तरह वो हाई कोर्ट जज हो गए। हाई कोर्ट जज के बाद 42 का मूवमेंट हुआ। जज साहब निकल रहे थे, कुछ लोगों ने कार के ऊपर धरना दिया, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और शूट कर दिया। एक लॉयर की डेथ हो गई मद्रास हाई कोर्ट के गेट पे। जी 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 डेथ हो गई। अब बड़ी परेशानी, ICS के मेंबर, हाई कोर्ट का जज जी, क्रिमिनल ट्रायल। हाँ अब ये जरूर था कि वो अंग्रेजी जमाना था, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य गवर्नर थे मद्रास जी। तो उन्होंने चीफ जस्टिस को बुलाया, ये कहा उन्होंने इनको सीधे इनको इंग्लैंड वापस भेज दीजिए जी। तो वो अपने उसी रात को ही पैसेज लेके सिलोन होते हुए निकल गया, वापस चले गए। लेकिन वो अपना इतिहास छोड़ गए जी जो आज भी किसी किताब में दर्ज है, मैंने कहीं पढ़ा था। जी जी। तो अब दृष्टांत है, एक ऑल इंडिया सर्विस के थ्रू कॉलेजियन सिस्टम में ऐसी कोई खराबी नहीं है। खामी नहीं। हाँ, जी दो तीन बातें इसमें और होती हैं। जब पहले गवर्नमेंट का सिस्टम गवर्नमेंट का था तो गवर्नमेंट सजेस्ट करती थी, लेकिन तब भी स्क्रूटनी होती थी, हाई कोर्ट लेवल पे, चीफ जस्टिस लेवल पे होती थी, और बार भी थोड़ा सा अपनी बात कह देती थी। बार तो यहाँ तक भी किस्से सुने हैं कि वो फला साहब की शिकायत की, साहब इनका कोर्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, इनका नाम आपने भेज दिया, फला साहब इनका इनकम टैक्स का रिटर्न तो 40,000 रुपए का है जी। और ये हाई कोर्ट जज की तनख्वाह इतनी होती है। ऐसे किस्से भी हैं। तो बार को भी शिकायत करने का मौका था, वो बेचारे रुक गए। जी एक मौका और आया, एक साहब थे उनका, वो उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े थे, जी वो बात कहीं निगाह में नहीं आई। जी। फिर बाद में जब अटल जी का टाइम था, मुझे को याद आ रहा है, तो किसी ने कहा साहब आप तो ये कहते थे राजनीति में नहीं आना चाहिए, तो अटल जी ने अपनी कलम से उनका नाम आगे नहीं गया उनका। अच्छा। हाँ, वो वकालत करते रह गए गवर्नमेंट केस में। लेकिन देखिए ना, तब भी देखिए बार कॉलेजियम सबका से था। ठीक बात है। तो कॉलेजियम में क्या है कि देखिए ये एक परिवार है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ है, मद्रास है, बॉम्बे है, उस परिवार में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। जजेस भी जानते हैं कि भाई ये वकील साहब की क्या, ठीक बात। इनकी क्या रेपुटेशन है, क्या हैसियत है, क्या ये है, बार भी जानती है और लोग भी जानते हैं। तो अब ये कॉलेजियम ऐसा नहीं है खुद ब खुद अपने सब भाई भतीजों कर लिया या इसको कर लिया उसको कर लिया, ऐसा नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी होती है, चीफ जस्टिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जो दामाद का टेस्ट है। दूसरा क्या है, जब जरूरत आती है तो एक टोकरी लेके बगीचे में जाता है, जी तो उस बगीचे में हर पेड़ को देखता है, ठीक बात। जो सबसे बेहतरीन फल होता है वो अपनी टोकरी में रख लेता है। ठीक बात है। तो उस बगीचे में, यानी कि बार के उस बगीचे में चीफ जस्टिस या कुछ तो उनसे पूछते हैं भाई ये फल कैसा है, अच्छा है, तो नहीं साहब ये तो गड़बड़ है, फल ही ऐसा है। तो एक बगीचे से फलों को तोड़ना, टोकरी में रखना, बहुत जिम्मेदारी, उसको सजाना, बहुत, वो भी जिम्मेदारी काम है। तो मैंने दो दृष्टांत आपको दिए जो कॉलेजियम के सिस्टम के बारे में। कोई अच्छा सिस्टम है, कोई इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हम लोग परिवार में जानते हैं कौन किस लायक है। वो जो दामाद वाला दृष्टांत थे वो बिल्कुल सही, वो काफी मजमून होता है। बिल्कुल इस सोशल मीडिया के दौर में, मीडिया के दौर में, किसी भी जज का अगर एक निर्णय आता है, एक ऑर्डर आता है, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, तुरंत उसकी स्क्रूटनी होने लगती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका कोई प्रेशर क्रिएट हो जाता है? मेरा विचार है कि इससे जज के काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जजमेंट लिखा जाता है या सुनवाई की जाती है वो कानून और तथ्य, तो ये देखना पड़ता है कि वो कानून के परिप्रेक्ष्य में, तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, या तथ्य सापेक्ष है या कानून के सापेक्ष है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। एक बार फैसला लिखने के बाद ये तो हम लोगों को भी मालूम है कि कल कुछ लोग हाहाकार करेंगे, कुछ लोग जय जयकार करेंगे, कुछ बातें बनाएंगे। तो अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो घर पे बैठ के आराम से आदमी उंगलियां चला के अपने मोबाइल पे अपने विचारों को व्यक्त कर देता है और वो अपने को उस वक्त सुप्रीम कोर्ट समझता है। तो ये है, उससे कोई
फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर पर्सनैलिटी तो पर्सनैलिटी हो सकता है, कुछ जजेस इन्फ्लुएंस ना होते हो एंड कुछ जजेस इन्फ्लुएंस हो जाते हो इन चीज़ों से, ऐसा भी होता है सर? मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट में जो जजेस की ट्रेनिंग है, जो उनका अनुभव है, जी जो इतने लंबे समय से वो लोग कचहरी में रहे हैं, तो उन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये हम लोग भी बाद में फैसले के बाद में कभी बातचीत में जी ये आपस में यही बात करते हैं कि देखिए क्या हुआ, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी ये अवधारणा है और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, फिर से एक बार मैं पूछना चाहूंगा कि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पैसा है, न्याय भी उसी की तरफ है। और एक आम आदमी, वो किसी गांव में बैठा, किसी छोटे शहर में बैठा, जो अपनी जिंदगी में जद्दोजहद कर रहा है, किसी तरह 2 रोटी कमा रहा है, उसके पास ना पौवा है और ना पैसा है, उसके लिए न्याय इजिली अवेलेबल नहीं। कितनी सच्चाई है इस बात में? आपकी बात कुछ हद तक सही है। एक मैं दृष्टांत आपको देता हूँ। मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल होते हैं। अब एक मान लीजिए कि गोरहू का एक्सीडेंट मिर्ज़ापुर ज़िले में हुआ, उसके माँ बाप हैं, विधवा है और 4 बच्चे छोड़ गया है। दूसरी तरफ है एक बहुत बड़े सेठ हैं जो गाड़ी चला रहे थे और उनके वकील हैं, और एक थर्ड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़े बड़े वकीलों करती है। तो कई बार होता है कि क्लेम्स ट्राइब्यूनल में उसको न्याय मिल जाता है, उसको एक उसके परिवार को देखते हुए कंपनसेशन उसको ट्राइब्यूनल, एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल उसको दे देते हैं उसको। उसके बाद जो है आपने कहा शक्ति और उसकी कमजोर, तूफान और दिए की लड़ाई वहाँ शुरू होती है। हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जो क्या राइट है। अपील के बाद क्या है कि वहाँ पे कुछ जजेस डिस्क्रिप्शन है, कुछ पेमेंट उसको करा देते हैं जिससे कि उसको परिवार को राहत हो। कुछ जगह मुकदमा पेंडिंग होता है और ये उम्मीद की जाती है कि मिर्ज़ापुर के या किसी दूरस्थ गांव का जो बेचारी घसियारिन है, वो अपने हस्बैंड के उस कंपनसेशन के लिए हाई कोर्ट दौड़े आए, वकील करे, या इंश्योरेंस कंपनी वहाँ भी नहीं उसको छोड़ती, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती हैं। और सुप्रीम कोर्ट तक से जो है कई बार क्या होता है, वो लोग थक के बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारा सिस्टम है, जो जजेस हैं जिस बात को जानते हैं कि फाइल के पीछे भी क्या है। ये भी एक अच्छे जज, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्तर भी ये भी देखा जाता है कि फाइल के बियॉन्ड क्या है, इस कानून के पीछे उस गांव में बैठी हुई वो विधवा है, वो माँ बाप हैं बुढ़े, या जो लोग परिवार है, उनके लिए भी कुछ इंसाफ होना चाहिए। तो आपका ये दृष्टांत जो है। दूसरी बात है, कई बार हमारे यहाँ कुछ केसेस आते हैं, जैसे गरीब मजदूर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं या डेली वेजर हैं, उनको एक साथ एन ब्लॉक निकाल बाहर किया गया। कुछ होते हैं पेंशनर को जो है पेंशन की प्रॉब्लम है, टीचर रिटायर हो जाते हैं, प्रिंसिपल रिटायर हो गए, और लोग हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। अब एक तो बेचारा पेंशनर है, रिटायरमेंट हो चुका है, उसके बाद फिर उसको कोई ना कोई डिफेक्ट निकाल के कुछ करके, इट कुड बी एन एक्ट ऑफ ए बाबू सिटिंग ऑन द डेस्क, और ए ऑफिसर कुछ प्रॉब्लम आ गई या कोई टेक्निकल कमी आ गई, तो इन सब मामलों में हाई कोर्ट में रेट करते हैं लोग, ये करते हैं। तो वहाँ भी ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी वकील हैं जो पेंशन के मामलों में या गरीब मजदूर के मामले में वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं, उन पर छोड़ देते हैं। कई बार तो चंदा करके भी मुकदमे होते हैं। ऐसा नहीं है, वकीलों में हर तरह के लोग हैं, गरीबों के भी वकील हैं, बड़े आदमियों के वकील हैं, कंपनियों के भी वकील हैं, सब तरह का है। वो लीगल एड है, सरकार ने लीगल एड का भी प्रोविजन किया हुआ है, तो वह भी न्याय मिल जाता है उसके थ्रू भी। एक चीज और लाइटर नोट पे आपसे पूछना चाहूंगा जी। कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर पैसा कमाना है तो वकालत में ही रहो, जजशिप ज्वाइन मत करो। हाँ, ये भी सही है, ये सही है। हाँ, क्यों? उसमें होता क्या है, देखिए आप एक उम्र होती है, मान लीजिए कि आप वकालत में क्या है कि आपने एक 20-22 साल पे आप कचहरी में आप आए, 4-5 साल आपको बिल्कुल आप फटे हाल रहेंगे, आप कुछ नहीं होगा, आप सूखा मुंह लिए वापस जाएंगे। फिर एक समय आता, थोड़ा सा आपकी शादी भी होती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, आप थोड़ा सा आप कमाने लगते हैं, उसे कहते हैं कि सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर। जब आप थर्ड गियर में आप आ जाते हैं,
माफ कीजिए किसी कार में उसको दृष्टांत दे रहा हूँ नहीं नहीं आपको। ठीक बात है। अब उस थर्ड गियर में जब वकालत आ जाती है तो आदमी सोचता है कि भाई पढ़ाई है, एक अदर प्लॉट ले लें, जी कुछ मकान बन जाए, या गाड़ी जो है कोई इंस्टॉलमेंट पे ले लें, ठीक। इस सेकेंड हैंड ले लें, इंस्टॉलमेंट पे ले लें। तो गाड़ी लेना तब भी मुश्किल बात थी हम लोगों के टाइम में। तो ले लीजिए धीरे धीरे। अब थर्ड गियर के उस पर जब गाड़ी स्पीड में होती है तब आपको मौका मिलता है। जी मौका मिलता है तो उस वक्त आप रुकते हैं। मेरी उम्र थी 43 जब मेरा पहली बार जब मेरा नाम कंसीडर हुआ, मैं 43 का था। जस्टिस RS पाठक साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दिल्ली में। तो उनको लगा कि आई एम टू यंग। आपको जो कह रहे हैं वही कहा उन्होंने कि राकेश इज द टाइम यू कैन अर्न, व्हाई डू यू आर डूइंग वेल, आई बीन टोल्ड दैट यू आर डूइंग वेल, व्हाई डोंट टू एंजॉय लाइफ। एंड हम समझ गए कि ये लगता है अब ठीक थी जो आपने कहा ना वही। उसके बाद जो है फिर वो आगे बढ़े, गाड़ी फोर्थ गियर में आई धीरे धीरे। तब उसके बाद फिर एक मौका आया, लेकिन वो मौका बाहर का था। उड़ीसा जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए। उस वक्त कोई पॉलिसी थी कि अगर आप इलाहाबाद के हैं, लखनऊ के हैं, तो आपको दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और जस्साब हैं क्या है, यहाँ अपना काम। ठीक बात। और उस स्टेज में जब आदमी आ जाता है, ठीक बात। बच्चे बहुत के लग चुका है, बेटी की शादी है, घर है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, और बहुत सी चीजें आती हैं कि जब आपके लिए पैसा या आपके लिए वो जरूरी होता है, उसमें जशप का चार्म वो उतना नहीं रहता है। मैं अपना एक जातीय अनुभव बता रहा हूँ आपको। और भी लोग हैं ऐसे कि जिनको लगा कि नहीं हमारे यहीं पे हैं, हमारे कुछ एक हैं हमारे काफ़ी बड़े वकील हैं इस वक्त, उन्होंने भी एक उनको तो उनके कहा भी भाई आ जाओ, अच्छे लोगों की ज़रूरत है जी। वो नहीं आए, बोले भाई साहब ये यहीं ठीक हमारा ठीक चल रहा है। नहीं ठीक चल रहा। अब बाद में नाम बताऊंगा आपको। तो ये है, ऐसे ऐसे बहुत से लोग इलाहाबाद में भी थे। नहीं है। अब क्या है कि अब कहीं आपने तो अब बाद में अब आप पूछेंगे मैं कैसे आ गया। जी जब अभी सब काफ़ी काम हो गए तो एक दिन मुझे रात को 11:30 बजे एक फ़ोन आया। हमारे जस्टिस बड़े सीनियर, हमारे बड़े भाई की तरह, उनका फ़ोन आया रात को, हमारी वाइफ के पास आया। जी। बोले उसको जगाओ। उसको जगाओ कहना बहुत हो गया। अब ठीक है, कमा लिया, सब कर लिया, इधर आइए। और ये सब इतना पढ़े लिखे, किताबें पढ़ी, दुनियावी ज्ञान है, ये है, आइए इधर, ज़रूरत है हम का इस्तेमाल समाज के लिए। हाँ, यही उनका मतलब था कि अपने जो सीखा उसका जिसको इंस्टीट्यूशन को दीजिए, आप इंस्टीट्यूशन दीजिए, लोगों को दीजिए, आइए, और उनसे कह दीजिए कि मना न करें। तो फिर हमारी श्रीमती जी ने बताया कि भाई इस तरह से उनका फ़ोन आया था जी। सुबह आपको चीज़ असिस्टेंट ने याद किया आपको। ठीक है भाई, उनका हुक्म आदेश है तो मैं गया, आपने स्वीकार कर लिया। हालांकि कम समय था जी, लेकिन उसके बाद आनंद आया। मतलब उसके बाद फिर हमने जो आनंद आया वो भी अलग दुनिया थी। ठीक बात। तो मुझे लगा कि ये दुनिया अलग है, ये है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पुराना अनुभव था, ये था, वो वाकई काम आया। ठीक, वो काम आता है, क्योंकि मेहनत जो है कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत तो ज्ञान। क्या हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट के जज, क्या ये मतलब उनके ओहदे में कुछ फर्क होता है? फर्क है, इतना फर्क है जी। असल में एक चीज नया एक डेवलपमेंट ये हो गया है। जी। देखिए, हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुसार ये हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट, प्रदेश के लिए सबसे बड़ी अपीलेट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है हाई कोर्ट के जो फैसले के स्पेशल अपील या अपील के लिए है। एक देश की सबसे बड़ी अपीलेट कोर्ट है जी। चूंकि वो सबसे बड़ी अपीलेट कोर्ट है, तो लिहाजा वहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो जाते हैं, अपने अनुभव से जाते हैं। तो अब उसमें ओहदे में जाहिर है जो सुपीरियर अपीलेट कोर्ट है उसका ओहदा या उसका रुतबा ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ तक जो है इकबाल की बात है कि पहले भी सिस्टम यही था कि जो पहले अंग्रेज़ों के भी ज़माने में था, हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम फेडरल कोर्ट या जो था फेडरल कोर्ट या प्रिवी काउंसिल थी। पहले तो हाई कोर्ट प्रिवी काउंसिल जाती थी अपील, पीछे जाती थी लंदन में 3 पन्ने में,
2-3 पन्नों में फैसला हो गया, आ जाता था फिर काउंसिल से पहले पुराने टाइम में। तो वो ये बड़े बड़ी अदालत है, बड़ा ये ऐसा नहीं, एक सिस्टम है, संविधान में व्यवस्था है कि एक हाई कोर्ट की जो अपील जो सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो बाइंडिंग होता है, जो विल ऑफ द लैंड है वो संविधान के अनुसार वो जो कहा गया है विल ऑफ द लैंड है। उनको पावर है कि वो अगर कोई समाज के या उसके लिए कोई जो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जरूरी है तो वो खुद भी कर सकते हैं, जैसा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि ये भी होता है, कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है जी कि आप तो ब्यूरोक्रेसी का काम कर रहे हैं, जी तो आप अगर ब्यूरोक्रेसी कर, जैसे का स्तर के लिए मजिस्ट्रेट्स को लगा दिया कि स्तर की SIR जो बंगाल में उसकी लिस्टें बनाएंगे, ये करेंगे, तो कई बार क्रिटिसिज्म आता है। मैं अखबार पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा, कई लोग कहते हैं साहब वो ये तो ब्यूरोक्रेसी काम आपने ले लिया। जी ऐसा नहीं, कई भी परिस्थितियां होती हैं देश में, क्या परिस्थितियां हैं स्थान में काल में, उसके अनुसार जैसे कि हमें इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ताकि इंसाफ हो, ठीक सिलेक्शन हो, ये हो, यही कार्य है। उसमें कोई कोई जैसे कहते हैं जी नीयत खराब है या कुछ ऐसी बात तो है नहीं। राजनीति कितना इन्फ्लुएंस करती है, बिल्कुल नहीं, या कोई प्रेशर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। आपने देखा कि एक समय में करीब 7-8 हजार कांस्टेबल्स भर्ती हो गए, PSC कांस्टेबल्स, याद होगा आपको, अखबारों में था। उसमें कमेटी बनी के साथ बहुत धांधली हुई, बहुत कई जिलों में जो है गड़बड़ हुआ, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, कुछ आप जानते हैं सब, ये सब हुआ। हम लोगों क्या केस आया। तो अगर राजनीति का ही अगर असर होता, देखिए, तो अगर कहीं कुछ होता तो मान लीजिए कि राजनीति में हमारे भी, चूंकि कहीं जब मैं वकालत करता था तो काफ़ी लोग आते थे, कई लोगों को मैं मुकदमे भी करता था, इलेक्शन पिटीशन करता, सब करता था। लेकिन मुझे याद है आज तक मुझसे इतने समय में किसी भी राजनीतिक नेता ने, किसी ने कभी किसी के लिए कोई सिफारिश नहीं की, कभी नहीं की, मिलने में जुलने में सब में कभी नहीं। तो ये कहना गलत है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आपसे कुछ, आप कोई किसी जज से कहने की हिम्मत करे, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। नंबर 2, हम लोग उनसे गाइडेड हों, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो उन कांस्टेबल्स के केस में जी अब एक समस्या थी कि देखिए कुछ जिलों में मान लीजिए गड़बड़ है जी, एक सेब है उसमें जरा सा दाग थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, बाकी सब ठीक है, अच्छा सेब है, खाने लायक है, फेंकने लायक नहीं। तो अब देखा गया तो एक देखा कुछ कापियों में, कापी मैंने रैंडम निकलवा दी, कापी निकलवाई, इस जिले की निकालिए, पीलीभीत की निकालिए, फरुखाबाद की निकालिए, कुछ जगह था सफेदी लगी हुई थी, हैंड राइटिंग बदली हुई थी, लगा। तो उसके लिए क्या किया कि एक, अब चूंकि कुछ लोगों की वजह से इनोसेंस का जो नौकरी न हो, चुकी पुलिस की नौकरी एक किसी भी गांव के आदमी के लिए हैसियत बदल देती है, ठीक बात। उसकी शादी ब्याह तय हो जाती है, उसका परिवार की हैसियत बदलती है। क्या है पुलिस का कांस्टेबल मिलिट्री में जाना, तो ये प्रश्न आया कि ये एक प्रश्न ये भी था कि अगर इसमें ये गड़बड़ हुआ है जी तो इसको सारा सिलेक्शन हम इसको क्वैश कर दें। जी हमारे साथी थे, बेंच में थे, बोल रहे भाई इसको या तो फिर पूरा का पूरा सिलेक्शन खत्म कर लें, मुड़ा दें, फिर एग्ज़ाम हो, फिर हो। देखिए 7-8 हजार लोग हैं, कई लोग तो ट्रेनिंग में आ गए हैं, सब हो गया है, किसी की शादी तय हो गई है, घरों में खुशियां हो गई, मिठाई बट गई। अब कुछ लोगों की वजह से कुछ इतने सारे लोगों का नुकसान, ठीक बात। तो फिर उसमें ये किया गया कि प्रचार करके ये हुआ कि अच्छा एक प्रिंसिपल होता है चॉपिंग ऑफ द डेड वुड, या एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटी होता है कि अगर पूरा सब कुछ ठीक है, ये एक सेव पूरा अच्छा है, अगर जरा सा दागी है तो आप काट के उसको निकाल दीजिए, ठीक बात। जैसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेंस। तो उतना ये हुआ कि एक कमेटी बनाइए, एक कमेटी बना के सबको स्क्रीन कर लीजिए, ठीक बात। जो आपको लगेंगे बिल्कुल ठीक है उनको लेट देम कंटिन्यू, जो गड़बड़ हो उनको स्क्रीनिंग कमेटी से उन लोगों को हटा के उनको फिर रिजेक्ट कर दीजिए। ये करके उसके एक सर्टेन टाइम तय करके 2 हफ्ते का टाइम दे के वो हो गया, इंसाफ हो गया, बाकी लोग अपने। तो मैं जब इलाहाबाद में जब निकला कोर्ट के बाद तो देखा पूरे सब जगह रन पड़ा हुआ है, सिविल लाइन्स में, यहाँ वहाँ, ये होली जैसे हो गई हो। उन्होंने होली तो बहुत पहले हो चुकी थी,
फिर मैंने पूछा भाई जमादार ये क्या बात है, ये कुछ आज हाईकोर्ट के आसपास इधर रंग, बोले साहब आपका जो फैसला था अभी, आपका जो फैसला था ये, इसकी वजह से इतना जय जयकार ये हुआ, लोग यानी कोर्ट के दरवाजे को चूम के जा रहे थे प्रणाम करके, वो आते भी थे प्रणाम करके और जाते थे प्रणाम करके, और उन्होंने होली खेल ली, फिर मैं चला गया, ठीक है, वही बताया ना जय जयकार होती है, आकार होता है, चलता है, हुआ। लेकिन ये कि कई बार आपको अब कुछ लोगों को शायद लगा होगा कि भाई वो वैसा कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक बात। वो जो भी उस वक्त सरकार थी ये था, वो भले ही हमारे करीब हों या हमारे जिले की लोग हों इटावा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सर वैसे तो सारे जजेस सम्मानीय हैं हम सभी के लिए जी हाँ। लेकिन कुछ जजेस तो होंगे जो आप जिनको एडमायर करते हो, कुछ ऐसे उनके डिसीजंस होंगे, कुछ ऐसे उनके ऑर्डर्स होंगे, उनका कंडक्ट होगा, देखने का नजरिया होगा। तो असल में ये बहुत ही नाजुक सवाल है जी। अब हमारे इतने सीनियर्स थे, पुराने लोग थे जो हमारे चीफ जस्टिस थे, हमारे बड़े भाई की तरह थे, कई लोग, बल्कि हमारे तो जिस बैच में हम लोग थे उसमें सब लोग जज हो गए जी। क्योंकि मैं हुआ था सन 83 से 90 तक मैं स्टैंडिंग काउंसिल रहा, पुरानी बात है, 83 से 90 तक। तो हमारे बैच में सब लोग, हमारे ब्रीफ होल्डर तक हाई कोर्ट जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, या और भी लोग जो हमारे आगे थे, पीछे थे, इलाहाबाद में थे, लखनऊ में थे, बहुत दूर थे, जूनियर्स भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चीफ जस्टिस हुए, अभी भी हैं। तो मैं ये कहूँ कि साहब वो बहुत आदर्श हैं या वो ऐसे थे, उचित नहीं लगेगा। तभी लोग बहुत अच्छे थे जी। तब अच्छे थे, तभी तो सुशोभित थे। ठीक बात। वो कोई चीफ जस्टिस है, कोई सुप्रीम कोर्ट में, मैं जूनियर्स का बता रहा हूँ, जो जूनियर्स थे और जो साथ के लोग थे वो तो करीब करीब जो जिनके साथ हम लोग काम करते थे, सरकारी वकालत में थे, और जो थे सभी हो गए। पता नहीं कैसा भाग्य था जी। कि करीब करीब हमारे तो एक बैच लॉ का था हमारा, तो जिसमें जो और सब लोग जज हुए, चाहे वो जस्टिस भल्ला, जस्टिस धवन, हम लोग सब एक साथ ही थे। ऐसा इत्तेफाक होता है कई बार। सर आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर फिर से आपको एक बार मौका मिले, वो 20 साल की जवानी फिर वापस आ जाए, तो क्या डिसीजंस आप बदलेंगे, और क्या फिर से वही वकालत, क्या फिर से वही जजशिप, या कुछ और नया करना चाहेंगे आपकी बार आप? मैं वकालत करना चाहूँगा। अच्छा, और जजशिप का डिसीजन? जजशिप का डिसीजन अगर बाद में आता है तो ठीक है, लेकिन वकालत का अलग आनंद है। वो पहला प्यार आपका वकालत ही है। वकालत की क्या आनंद अलग है जी। क्या है, देखिए कि वकालत में आप एक तो आज़ादी ज़्यादा रहती है, और आप कुछ भी कहें या कुछ भी बात हो आप फ्री हैं। जज होने के बाद आप एक शीशे में बंद हो जाते हैं, जार में बंद। तो मैं अपने को ये महसूस करता था कि मैं एक पिंजरे में बंद हो गया हूँ, और एक मैं ऐसे शीशे के जार में बंद हो गया हूँ, न मैं अपनी कोई बात कह सकता हूँ न कुछ कर सकता हूँ। आप समाज से कट गए, ब्याह शादियों में जाना आपका उतना सिर्फ रिश्तेदारी में हुआ, क्योंकि आप जाएंगे तो जाहिर है लोग आप, हाँ, और बहुत सी बातें होती जिसमें आपको, अब मैं तो इलाहाबाद रहा ज़्यादा, तो इलाहाबाद में रहने में क्या था, वहाँ तो और भी मतलब एकांत, अकेलापन, इतने बड़े, अच्छा अब यहाँ परिवार नहीं गया तो मैं अकेला, एक सोचिए कि इतने बड़े बंगले में मैं अकेला रहता था, कुछ स्टाफ रहता था, लेकिन मुझे वो एकांत जीवन जो है उसका भी अलग आनंद था। तो वो एक जीवन एक अलग था, हालांकि उसका भी आनंद था, उसका भी संतुष्टि थी, आज भी संतुष्टि है। क्योंकि मैं तो एक देखिए गांव से निकला, मैं तो इटावा जिले के गांव हरिहरपुर से मैं निकला, 4 भाई 3 बहनें, हम लोग बड़ा परिवार था, 7 लोग थे। ईश्वर कृपा है कि अब 2-4 लोग यूनाइटेड स्टेट्स में है, मैं यहाँ आ गया, इधर आ गया। तो क्या शिक्षा की वजह से, शिक्षा और ज्ञान और निरंतर जो मेहनत ये है। तो मुझे तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, ये होगा। तो ये सब जैसे कहते हैं हरि कृपा है या जो भी कुछ कहिए, लेकिन ये है कि अपने अगर काम में अगर आदमी सतत परिश्रम करता रहे, ज्ञान प्राप्त करता रहे, जैसे तिरुवल्लुवर की आपने मूर्ति कन्याकुमारी में देखी हो, कन्याकुमारी में बहुत बड़ी तिरुवल्लुवर की मूर्ति लगी है, और वो है विवेकानंद शिला है। तो तिरुवल्लुवर की बहुत बड़े तमिल के कवि थे, उन्होंने एक किताब लिखी तिरुकुरल। तिरुकुरल की मुझे सबसे अच्छी चीज़, मैंने उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ा, उसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि अगर तुमको 7-8 मन अगर भूसा छानना पड़े, छानी अगर उसमें 8-10 कण चावल के मिले
तो आप उन चावल के कणों को निकाल के अपने पास रख लीजिए, यानी कि ज्ञान के कण। ठीक बात। इस संसार में आप इतने अनवरत प्रयास करते रहिए, हर एक से सीखिए, किसी से भी सीखिए, हर एक से आपको ज्ञान मिलेगा, वो होगा। उन कणों को आप इकट्ठा करते चलिए। तो यही मैं संदेश सबको देता हूँ। मैं सफ़र भी करता हूँ, तब भी लोगों से बात करता हूँ। मैं किसी टी गार्डन में जाता हूँ, वहाँ भी पूछता हूँ, या किसी और भी लोगों से जो माइंस में हैं या किसी उसमें काम कर रहे हैं, खदान में कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ ना कुछ पूछता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान ये सब जानकारी करता तो कैसे है, क्या है, ये सतत प्रयास करना चाहिए बस। सर बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कम से कम मैं और मेरी ऑडियंस आज के इस सेशन से बहुत एनरिच हुई होगी, बहुत एनलाइटन हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, मेरा तो एक छोटा प्रयास है, जो कुछ क्या तजुर्बात और उससे मिला है वो आपको, आप ही लोगों को दे रहा हूँ। और तो बहुत जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने याद किया और मुझे मौका दिया आपने जी। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आए। बहुत धन्यवाद कि वीडियो के अंत तक आप बने रहे और हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।